हेलो प्यारे साथियों, विमलेस कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट 2026 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। क्या आप भी सोच रहे हैं कि सीटेट पेपर फर्स्ट में 8 फरवरी के दिन जो गणित के 30 प्रश्न आएंगे, किस तरह के प्रश्न आएंगे, कहाँ से आएंगे, हम लोग कहाँ से पढ़ें ताकि 30 के 30 प्रश्न सही कर लें। तो चूंकि हम आपको बता रहे हैं जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, 15 दिन, 10 दिन या 20 दिन, जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, हम अपने इस क्लास में सीटेट के पीवाईक्यू करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं। एकदम वैसे ही प्रश्न करा रहे हैं जैसे सीटेट 2026 में 8 फरवरी के दिन सीटेट पेपर फर्स्ट में आएंगे। अगर यह 15 से 20 दिन का जो आप हम क्लास करा रहे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करके जाते हैं तो डेफिनेटली 30 के 30 प्रश्न, 15 पेडागोजी के और 15 लगाने वाले प्रश्न सभी आप सही कर सकते हैं। आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न जो है सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लगातार हम आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर ला रहे हैं और ये जो हम आप पेपर कराने जा रहे हैं, ये 2021 का पेपर है, सीटेट पेपर फर्स्ट का। और इसके मैथ के प्रश्नों को हम लोग जो है इस क्लास में देखेंगे। 15 प्रश्न देख लिए थे, बाकी के 15 प्रश्न इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, 2024 का पेपर हमने करा दिया है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाले हैं इस क्लास में। अगर आप चाहते हैं 30 के 30 प्रश्न सही करना 8 फरवरी के दिन पेपर फर्स्ट में, तो इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास में लग जाइए और इस तरह के प्रश्न अब से अभ्यास करिए। इधर उधर की चीजें मत पढ़िए, नहीं तो बाद में पछताएंगे। जब पेपर दे के आएंगे तब आपको पता चलेगा किस तरह का हम लोग प्रश्न पढ़ रहे थे। तो लगातार आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे ध्यान देना है, जो भी आपके पास 15-20 दिन समय बचा हो, यही सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, चलिए विदाउट डिले जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हम आपको बता दें, मैथ वाला सेगमेंट 31 से लेकर के 60 तक है। सीधे चलते हैं उसी प्रश्न पे, हम लोग वहीं पे थे। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में जो लोग क्लास अटेंड किए होंगे वो लोग जानते होंगे हम लोग कहाँ पे थे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग हमने आपको ये वाला प्रश्न करा दिया था। देखिए, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज आया, दोनों ही वैन हिले। ये वैन हिले वाला एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, इसको हमने करा दिया था। हम लोगों को यहाँ से देखना था ये प्रश्न, और इस क्लास में 2021 पेपर को पूरी कंप्लीटली तरीके से हम खत्म कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं फिर कहूंगा, आप इधर उधर की चीजें मत पढ़िए, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं आपके पास। ठीक है, और एक हफ्ता बस पढ़ करके देखिए सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर, आपके अंदर एक गजब अलग प्रकार का कॉन्फिडेंट आएगा। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर, सही कह रहे थे आप। चलिए ये देखिए, 46 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे दिया है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। ये पेडागोजी का प्रश्न है। ठीक है, पेडागोजी का। यहाँ पे दिया है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग, जब हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है। इसे संवरक गुण कहते हैं, या क्रम विन्वय गुण कहते हैं, या साहचर्य गुण कहते हैं, या वितरण गुण कहते हैं, या इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। बताइए आप लोग, तो क्या ये प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है? बताइए, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, संवरक गुण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। याद रख लीजिए, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, जब किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यह जो गुण होता है, इस गुण को संवरक गुण कहते हैं और इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। याद रख लेना है। ठीक है, हाँ, जो प्रश्न याद करना है उसको हम बता देंगे। ये देखिए, आपके पास अगला प्रश्न पेडागोजी का। सभी प्रश्न आपको समझने हैं, शानदार प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, और सभी प्रश्नों को देख करके जाना। थोड़ा सा छोटा करते हैं प्रश्न को, यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार है। 47 नंबर का प्रश्न है कि गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब आप कहेंगे सर, हम लोग को समझ में नहीं आया, सर ये शिक्षण और अधिगम क्या होता है? अरे भाई, शिक्षण का मतलब होता है टीच करना, पढ़ाना। तो जो अध्यापक पढ़ाते हैं गणित के, उसी को शिक्षण कहा जाता है सीटेट की भाषा में, या उसी को पढ़ाना कहा जाता है। ठीक है, और जो बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं, उसको अधिगम कहा जाता है। तो पढ़ाना शिक्षण और पढ़ना अधिगम, बस बहकाया है ताकि आप बहक जाएं, समझ नहीं पाए प्रश्न को। तो गणित के शिक्षण अधिगम में जब
गणित के टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे गणित सीखते हैं, तो के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन इसमें से सत्य नहीं है, आपको बताना है। चलिए पढ़ लेते हैं, पहला ऑप्शन है, गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। यानी गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसमें संवाद सम्मिलित है। बिल्कुल सही बात है कि गणितीय प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि लोग लेन-देन, जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं सीखते हैं। तो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है कि नहीं? उसमें भी गणित का प्रयोग होता है समाज में। जब एक दूसरे से लेन-देन करते हैं तो गणित का ही तो यूज़ करते हैं ये लोग जो है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग का। तो ये बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे पूछा है कौन-सा सही नहीं है? गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती है। हम आपको बता दें, जितने भी विषय होते हैं, सभी विषयों में आपकी संस्कृत की और संदर्भों की भूमिका होती है, और ये कह रहे हैं कि भूमिका नहीं होती है। यही वाला सत्य नहीं है, यही वाला सत्य नहीं है। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन-सा? यही वाला ऑप्शन। चलिए सर दोनों को भी तो देख लीजिए। हाँ सर, देख लेते हैं। देखिए, नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक क्लास के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। बिल्कुल, जब बच्चों का अवलोकन किया जाता है और सामान्यीकरण होता है यहाँ पे प्राथमिक क्लास में, तो इससे बच्चों के गणितीय ज्ञान को सर्जन किया जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। गणितीय ज्ञान के सर्जन तर्क तर्क और वार्ता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो गणितीय ज्ञान में जो गणित होता है, इसमें तर्क और वार्ता का बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे तर्क वितर्क करते हैं, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर 4 भी बेचारा सही है, थर्ड भी सही है, सेकंड भी सही है, लेकिन ये वाला सही नहीं है। ये सत्य नहीं पूछा था, इसलिए ये नेगेटिव है। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आ गया होगा? हाँ सर, समझ में। पेडागोजी को समझिए, क्योंकि गणित के 30 प्रश्नों में 15 प्रश्न पेडागोजी के आने वाले हैं। बिना पेडागोजी के आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये रहा आपके पास 47 है। लीजिए आपके पास आता हुआ 48। बहुत ही शानदार है। एक-एक प्रश्न समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्लास छोड़ करके मत जाइएगा, नहीं तो अपना नुकसान करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए हल्के-हल्के प्रश्न पढ़ लेने से कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, नहीं तो 8 फरवरी के दिन समझ में आ जाएगा किस तरह का पेपर आता है। ठीक है, 48 नंबर का है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? अगर आप एक गणित के टीचर हैं, मैथ के टीचर हैं, अपने आप को गणित का टीचर मान लीजिए। आप बच्चों को संख्याओं का ज्ञान पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, संख्याओं को, नंबर्स के बारे में बच्चों को टीच करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें से कौन-सा कथन सत्य है, आपको बताना है। पहला यहाँ पे है, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। बच्चों के अंदर जो संख्याओं की अंतर्दृष्टि समझ है, उसको बिल्कुल जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। प्रोत्साहित करना एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा यहाँ पे है कि संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, यानी कि संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। ये बात आपकी गलत है। आप कहेंगे सर कैसे? जैसे बच्चों को आपको संख्याओं के बारे में सिखाना है, तो सब ये पढ़ाना नहीं, उनको लिखना सिखाना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं होना चाहिए, यह भी अनुक्रम से दिया है। तीसरा वाला है कि गणना से पहले संख्याओं के संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए, ये वाला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिया है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी जैसे बच्चों को आप गिनती सिखाते हैं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 5 ऐसे आपने 100 तक सिखाया बच्चों को, फिर उसके बाद ये आपने क्रम से सिखाया, अनुक्रम से, फिर उल्टा सिखाइए। देखो बच्चों, यहाँ पे 100 है, फिर ये 99 है, 98 है। तो यही है, संख्याओं को अनुक्रम और संगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। संगत को मतलब ऐसे भी सिखाइए, ऐसे भी सिखाइए आप। तो ये वाला भी बात सही आपकी है। इस तरह से ए और डी सिर्फ सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड में दिया गया है। ये वाली बात आपकी सही है। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। हर प्रश्न को आपको समझते चलना है। ये लीजिए आपके पास आता हुआ अगला प्रश्न। बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, आपका समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, और इस तरह के प्रश्नों का कॉन्सेप्ट और अभ्यास जरूर करके जाइएगा। ठीक है, 49 नंबर का प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? पहले प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ लिया करिए, दूसरी बार और अच्छे से पढ़ लिया करिए। 2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। सीटेट में जो 2 बार नहीं प्रश्न को पढ़ा वो समझ ही नहीं पाएगा। एक बार सोचेंगे पढ़ लिए, नहीं, दूसरी बार भी अच्छे से पढ़िए, समझिए। देखिए, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मतलब 1 to 5 लेवल पे अगर आपको गणित
पढ़ाने के लिए, अगर आप एक गणित के टीचर हैं, बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए कौन-सा पहलू इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण तो सब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। दूसरा है परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। तीसरा उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। चौथा प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। आप लोग सोच पा रहे हैं इसका आंसर क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? देखिए आप यहाँ पे समझिएगा, अगर आप प्राथमिक स्तर पर पीआरटी लेवल पर बच्चों को गणित पढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए, जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए, ताकि बच्चे अपने जो गणित सीखे हैं अपने जीवन में प्रयोग कर पाएं, ठीक है? जो उनके गणित से अनुभव हुआ है उसको अपने जीवन से जोड़ पाएं। पता है ऐसे गणित पढ़ने का क्या फायदा जब बच्चा कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएगा, जहां मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए गया वहां पे जोड़ घटाना गुणा भाग का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। तो बच्चों को गणित जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए गणित को। ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, गणित इसीलिए बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा परिकलन में शुद्धता, परिकलन का मतलब होता है जोड़ घटाना गुणा भाग में बच्चों को इसलिए आप पढ़ा रहे हैं गणित कि एकदम उसमें शुद्धता आ जाए। ऐसा कुछ नहीं अभी है भाई, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए ऐसा मोटो गणित का नहीं होता है, प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन के लिए ऐसा नहीं होता है। गणित का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य होता है जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए, यही सबसे बेस्ट होता है। बाकी आपको लगेगा कि यह भी जरूरी है, हो सकता है, लेकिन हमेशा आपको एक लॉजिकल आंसर सर्च करना है, लॉजिकल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ये लीजिए आपके पास आता हुआ अगला प्रश्न। चलें इसका आंसर बताएं आप लोग क्या हो जाएगा। चलिए 50 नंबर का प्रश्न है, सभी पेडागोजी के इस 2021 पेपर जितने भी प्रश्न हम खत्म करेंगे इस क्लास में, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन दिक स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? प्रश्न समझ में आया? नहीं सर समझ में नहीं आया तो दो बार पढ़िए ना, एक बार में मुझे भी नहीं समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता है। एक बार ऐसे पढ़ लीजिए तेजी से, दूसरी बार में रुक रुक करके पढ़िए। जो प्रश्न समझ गया उसका आंसर वो दे देगा, और चूंकि प्रश्न ही नहीं समझ में आया तो आंसर क्या देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से समझना है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी दिक स्थान समझ को विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? कहेंगे सर हम लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि सर त्रिविम विवेचन या दिक स्थान क्या होता है। देखिए त्रिविम विवेचन या दिक स्थान का मतलब होता है बच्चों को दिशाओं और स्थान के बारे में जानकारी, मतलब ऐसी चीजें सीखें बच्चे, कुछ ऐसा प्रयोग करें गणित में, कुछ ऐसी वस्तुओं को देखें जिससे बच्चों को उससे दिशाओं के बारे में जानकारी मिले और डायरेक्शन के बारे में जो है स्थानों के बारे में जानकारी मिले। तो यहाँ पे त्रिविम का मतलब ही होता है दिशाओं और स्थान के बारे में बच्चों को जानकारी मिलती है, तो इसी को त्रिविम विवेचन गणित की भाषा में यदि का स्थान समझ कहते हैं यहाँ पे, ठीक है? चलिए तो राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है एक संख्या चार्ट में नमूनों के पहचानना। कोई मतलब नहीं है संख्या चार्ट में नमूनों को पहचानना, ये नहीं हो जाएगा। सुडोको पहेली को हल करना, ये नहीं हो जाएगा। चौपड़ आकृतियों को पहचानना, बिल्कुल सही आंसर यही हो जाएगा। आप बच्चों को जब चौपड़ आकृतियां देंगे पहचानने के लिए, तो उससे क्या होता है बच्चों को उसके बारे में, दिशाओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी, स्थान के बारे में भी उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसी को कहा जाता है त्रिविम। चौपड़ आकृतियां देखे होंगे ऐसे ऐसे कुछ बनी होती हैं, आप देखे होंगे ना आप लोग, चौपड़ आकृतियां ऐसे कुछ बनी होती हैं, या देखिए ऐसे कुछ बना होता है, तो इन्हें चौपड़ आकृतियां कहते हैं। इनके माध्यम से त्रिविम विजन दीदी का स्थान समझ होता है। याद रखिएगा, जो प्रश्न नहीं है तो उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है? रिपीट होते हैं क्वेश्चन, मैंने आपको बताया ना सीटेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 80 से 90% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं सीटेट एग्जाम में। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, समय वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये रहा बड़ा ही शानदार प्रश्न, टीएलएम से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में फिक्स है यहाँ पे होता हुआ। प्रश्न है यहाँ पे, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? अच्छा ये बताइए, आप एक गणित के टीचर हैं, मान लीजिए, हाँ सर हम गणित के टीचर हैं, आप भी गणित के टीचर हैं, बच्चों को आप भिन्न सिखाना चाहते हैं, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, फ्रैक्शन का संकल्पना सिखाना चाहते हैं, तो इसमें से कौन सा सबसे उपयुक्त टीएलएम होगा? गिनतारा होगा, जियो बोर्ड होगा, संख्या चार्ट होगा, या किसी
कीजिनियर छड़ें होंगी, तो किसके माध्यम से बच्चों को बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से जो है आप जो है भिन्न की संकल्पना आप सिखा सकते हैं। चूँकि ये आपके पास टीएलएम है। टीएलएम क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। ये एक प्रकार के मटेरियल है, सामग्री है, जिनके माध्यम से बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है। पता है आंसर? नहीं पता है, तैयार कर लीजिए, ठीक है? कीज़नियर छड़ें, कीज़नियर छड़ें होते हैं, ऐसे-ऐसे छड़ें होंगी, जिसके माध्यम से बच्चों को जो है, आप जो है क्या सिखा सकते हैं? भिन्न की संकल्पना। नहीं पता था, तैयार कर लीजिए। अगर भिन्न की संकल्पना पढ़ानी है बच्चों को गणित की, तो आप लाइएगा क्लास में कीज़नियर छड़ें, जिसके माध्यम से आप बच्चों को भिन्न की संकल्पना, जो बच्चा नहीं भी सीखना चाहेगा, वो भी सीख जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। चलिए सर, जल्दी से अगले प्रश्न पे हाँ, आते हैं अगले प्रश्न पे। ये लीजिए, आपके पास अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है, 52 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न पूछा गया है कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं वाले प्रश्न लोग गलत कर दिया करते थे, इसीलिए सीटेट ने सोचा कि मैं नहीं वाले प्रश्न को बोल्ड करके दूंगा, तो जब भी आपके प्रश्न एग्जाम में आएगा तो नहीं वाले प्रश्न के नीचे अंडरलाइन बोल्ड कलर से दिया होगा, ताकि अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। चलिए, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है गणित के विषय के बारे में? चलिए पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सही बात है कि गणित में जो है तर्क कौशल का होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, लॉजिकल स्किल का। ठीक है, यहाँ पे सत्य नहीं पूछा था, ये तो बात सत्य है, ये नहीं होगा। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। गणितीय यहाँ पे संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। ठीक है, देखा जाए प्राकृतिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और संकल्पना की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये भी बात सही है कि गणितीय संकल्पनाओं की जो प्रकृति होती है, जो गणित की संकल्पना, जो कॉन्सेप्ट है, जोड़ घटाना गुणा भाग सीखना होता है, ये श्रेणीबद्ध होता है, सीरीज वाइज सीखा जाता है। जैसे पहले बच्चे को जोड़ सिखाया जाएगा, फिर घटाना, फिर गुणा या भाग। क्या बच्चे को पहले ही भाग सिखा देंगे? नहीं सिखा सकते। क्या बच्चे को पहले गुणा सिखाएंगे? नहीं सिखा सकते। यानी इसकी जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, वो श्रेणीबद्ध होता है इसके नेचर में। ये बात सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पूछा तो सत्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो हम आपको बता दें, प्राथमिक स्तर पर जो गणित होती है प्रत्यक्ष होती है, दिखाई देती है, लेकिन इसमें कल्पना की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं कल्पना की आवश्यकता होती है? ठीक है, आप बच्चे को मानने के लिए नहीं कहते हैं कि मान लीजिए इसका वैल्यू ये है, ठीक है, मानना तो पड़ेगा, कल्पना तो करना ही पड़ेगा। ये कह रहा है कल्पना की आवश्यकता नहीं है, कह रहा है, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सत्य नहीं है। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। सही बात है, गणित के कुछ टर्मिनोलॉजी है, गणित में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये वाली भी बात सही है। जो बात नहीं सही थी वो थर्ड थी, इसलिए वाला ऑप्शन आपका सही हो। समझ में आ गया? हाँ सर, शानदार, बेहतरीन। नेक्स्ट, आगे कहाँ भाई? ये लीजिए, आपके पास अगला प्रश्न। ये तो बहुत ही शानदार प्रश्न है और देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। इस क्लास का सबसे इंटरेस्टिंग और रुचिकर प्रश्न, बेहतरीन, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जिसमें संख्या 3 का प्रयोग, संख्या 3 का प्रयोग जो है क्रम सूचक भाव में हुआ है? क्रम सूचक मतलब क्रम से हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। क्या इसमें जो है संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? या इस घर में 3 कमरे हैं, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों का कई समूह हैं? आप लोग सोच पा रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल जान रहे हैं। अगर जान गए तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पूछा है संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक, मतलब क्रम से होना चाहिए। जैसे मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पे रहता हूँ, तो ये मान लीजिए हमारी पहली मंजिल है, इसके बाद इसके ऊपर दूसरी मंजिल होगी, इसके बाद तीसरी मंजिल हो जाएगी। और देखिए संख्या 3 की जानकारी हो रही है, 1, 2, 3 की, और देखिए क्रम से है। क्रम से है कि नहीं है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कहेंगे सर बाकी तीनों ऑप्शन क्यों नहीं हुए? सर बताएं प्लीज, एक बार समझिए। यहाँ पे इस घर में 3 कमरे हैं, मान लीजिए बहुत बड़ा घर है, इसमें 3 कमरे हैं, एगो कमरा यहाँ, एगो कमरा यहाँ, एक कमरा यहाँ पे, 1, 2, 3 हो गया। क्या तीनों कमरे जो है क्रम से हैं? नहीं, कोई जरूरी थोड़ी ना है क्रम से है, लेकिन ये क्रम से होगा। ये नहीं कि एक तला मंजिला हो गया, उसके ऊपर उड़ करके दूसरा होगा, ऐसा नहीं, उसके ऊपर ही तो होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। अरे बता भाई, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, पता नहीं 3 टीम सदस्य में कहाँ-कहाँ है, ये भी क्लियर नहीं है भाई है। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं, तो कोई डिब्बा है, उस डिब्बे में ये डिब्बा है,
इस डिब्बे में 3 पेंसिलों का समूह है, पता नहीं कहाँ-कहाँ है, साथ में तो है नहीं, क्रम से नहीं, यहाँ पे क्रम की बात किया, अगर क्रम नहीं खाता तब इसका मतलब ये ऑप्शंस हो सकते थे, ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे। स्मार्टली आंसर दे लेंगे, हाँ सर, कांसेप्ट सीखना आपको है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, शानदार प्रश्न आपके पास आता हुआ है पेडागोजी का, ठीक है? बड़ा ही सर शानदार है, क्वेश्चन, हाँ, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है आपके पास है। शुद्ध कथन को पहचानिए। इसमें से शुद्ध कथन आपको पहचानना है, क्या हो जाएगा? एक-एक कॉन्सेप्ट को पेडागोजी को सीखिए। मैं यही चाहता हूँ। चाहता तो मैं फटाफट आपको आंसर्स बता कर के निकल सकता था, नहीं जाऊँगा बता कर के, नहीं ऑप्शन बता सकता। ठीक है? अगर आपको क्लास देखनी है तो पूरा कंप्लीट समझिए। स्मार्टली आपको 8 फरवरी के दिन पता चलेगा कि किस तरह का पेपर आया सर, हाँ, सही कह रहे थे। आपको भी स्मार्टली आंसर देना होगा। शुद्ध कथन मतलब इन चारों में से कौन-सा सही है? यहाँ पे बताइए, यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप भी समान होता है। यदि 2 आकृतियाँ, आकृति मतलब कोई भी है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये मान लीजिए वृत्त है। क्या है? वृत्त है। तो ये वृत्त है, तो यहाँ वृत्त का मान लीजिए क्षेत्रफल और परिमाप है। क्या है? परिमाप है। क्या आपस में समान हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए कह रहा है ये 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप भी आपस में समान होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल भी समान होगा, ये भी बात सही नहीं है। मैं आपको बताऊँगा लास्ट में कैसे। पहले देख लेते हैं कौन-सा ऑप्शन सही है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, ये भी बात सही नहीं है। और किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। आप कहेंगे सर कैसे? सिर्फ ऑप्शन बता देने से होगा? नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ध्यान से। पहले इस वाले ऑप्शन को क्यों मैंने कट किया? परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, ऐसा नहीं। परिमाप और क्षेत्रफल का यूनिट जो मात्रक होता है दोनों अलग होता है। पर क्षेत्रफल जो होता है ये वर्ग में होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपने जो है कि आयत का क्षेत्रफल निकाला, तो आयत का क्षेत्रफल मान लीजिए कुछ आ गया आंसर में आपका, मान लीजिए 142 आया, तो आप इसको मीटर नहीं लिख सकते आप, मीटर नहीं होता है, मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर यही इसका परिमाप आता, मान लीजिए परिमाप इसका 68 आ गया, तो इसको आप मीटर में लिखते हैं, तो दोनों में अंतर होता है कि नहीं? तो अंतर होता है। तो परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक कह रहा है समान होता है, किसी तरीके से समान नहीं होता है। ये 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल, एक चीज़ आप समझिएगा, जैसे ये वाली आकृति है, इसको छोड़ देते हैं। मान लीजिए आपके पास वर्ग है और ये मान लीजिए आपके पास आयत है, ठीक है? तो जो क्षेत्रफल होता है ये इसके अंदर होता है, ये सब जो एरिया होता है ये क्षेत्रफल होता है। और परिमाप क्या होता है? परिमाप के लिए मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़ का अगर आपको परिमाप निकालना है तो किसी एक बिंदु को पकड़ कर के चलिए, वहीं पे आप पहुँच जाइए तो उसका परिमाप हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसका परिमाप आपको निकालना है, तो इस वाले बिंदु से आप चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे, ये इसका परिमाप हो जाएगा। यहाँ से आप चले, आयत है, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, तो ये इसका परिमाप है। लेकिन जो क्षेत्रफल होता है ये इसके अंदर होता है। तो भाई क्षेत्रफल परिमाप एक समान नहीं हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस आपके कट हो जाएँगे, सही ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है। शानदार प्रश्न, देखता हूँ कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। गणितीय पाठ्यक्रम की जो गणित का करिकुलम है, गणित का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस, करिकुलम, कि इस बारे में शुद्ध कथन इसमें से कौन-सा सही आपके पास है? पहला है कि 20 गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। यानी जो 20 गणित है, अलजेब्रा की जो नींव है बच्चों में, जो है कि प्राथमिक स्तर पे ये उनके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में हो सकता है, डाली जा सकती है। ये बात यहाँ पे सही कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्या बच्चों को भिन्न की संकल्पना, भिन्न के बारे में सिखाना है, तो क्या केवल ये उच्च प्राथमिक स्तर पे होना चाहिए? नहीं, भाई प्राथमिक स्तर पे भी भिन्न बच्चों को सिखाई जाती है। भिन्न नहीं जानते हैं, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना? हाँ सर। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, शुद्ध पूछा इसमें से है। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। यहाँ पे देखिए दिया है केवल, केवल उच्च प्राथमिक स्तर पे नहीं भाई, प्राथमिक स्तर पे भी बच्चों को क्षेत्रफल या मापन के बारे में समझाना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। कहेंगे सर ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं है? देखिए समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो ऋणात्मक संख्याओं का मतलब गणना के लिए जो है प्रयोग करना चाहिए, ठीक है? तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा इस तरह से। ओनली वन ऑप्शन
ए करेक्ट हो जाएगा। 20 गणित विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, ये वाली बात आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास 56 नंबर का प्रश्न है। शानदार प्रश्न है और देखता हूँ कितने आंसर सही दे पाते हैं। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के लिए संदर्भ में शुद्ध कथन को चुनिए। अच्छा ये बताइए, आप गणित के टीचर हैं, गणित के शिक्षक हैं, बच्चों को त्रिभुज के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। 1 to 5 में आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए थर्ड का बच्चा है, क्लास 4 में आप पढ़ा रहे हैं, थर्ड वाले क्लास को, 4 वाले किसी भी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बालकों को, नन्हे मुनि बालकों को, और आप चाहते हैं कि बच्चों को त्रिभुजों के बारे में बता दें, त्रिभुजों का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखा दें। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। अच्छा, आप बच्चों को त्रिभुज के बारे में पढ़ाएंगे तो सबसे पहले परिभाषा ही याद करा देंगे? नहीं, आगमन विधि पहले उदाहरण फिर नियम, ये हमेशा बच्चों के साथ पालन करना चाहिए। नियम भाई परिभाषा याद करा देंगे कोई मतलब नहीं है। ये वाला ऑप्शन आपका शुद्ध नहीं है, सही नहीं है। सब भ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज को ही प्रस्तुत करवाना चाहिए। अरे भाई, बच्चों को आप त्रिभुज पढ़ा रहे हैं तो केवल समबाहु त्रिभुज के बारे में बताएंगे? यहाँ पे देखिए दिया है केवल समबाहु त्रिभुज को ही प्रस्तुत करें। ही निगेटिव वर्ड, केवल निगेटिव वर्ड, तो ये ऑप्शन आपका नहीं सही होगा। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताइए, बच्चों के सामने आप विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, अनेकों प्रकार के त्रिभुज आप ला रहे हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है, अनेकों प्रकार की, और आप त्रिभुज तो ला रहे हैं लेकिन अन्य जो आकृतियां हैं उनसे बच्चों को दूर कर देंगे? ऐसा नहीं आप कर सकते। ई वाला भी ऑप्शन आपका गया खत्म। बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत कराने चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन। यानी बच्चों के समझ, बच्चों के सामने सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के त्रिभुज हैं सब आप लाइए, जितना आप ला सकते हैं, ठीक है, और अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करिए, और भी जो आकृतियां हैं, फिगर्स हैं, उनको भी प्रस्तुत करिए। ई वाला ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है, ये वाला ऑप्शन आपका एकदम शुद्ध है। समझ में आ गया? हाँ सर, चलूं अगले क्वेश्चन पे? बिल्कुल चलिए सर, समय वेस्ट मत करिए सर। चलता हूं भाई, समय वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब आपका आ गया लगाने वाला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न। एक एक प्रश्न बता रहा हूँ, क्लास को छोड़ करके मत जाइए मेरे भाई, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। और इस तरह के प्रश्न आप अभ्यास कर रहे हैं, जिस तरह के प्रश्न को सामना करना है आपको 8 फरवरी के दिन, तो पूरा कंप्लीट क्लास देख करके जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, और 11 बजे डेली सीटेड पेपर फर्स्ट के लिए मात्र 15 से 20 दिनों में आप जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं 30 प्रश्नों के लिए, ठीक है। चलिए बताऊं? हाँ सर बताएं। चलिए यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। चलिए, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, हाथ जोड़ की विनती रहेगी, अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो जरूर अपने ग्रुप्स में इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। प्लीज मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ की विनती रिक्वेस्ट है, इतना ही बस मैं सब आपसे मांग रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करिएगा अपने ग्रुप्स में इस क्लास को। यहाँ पे देखिएगा 57 नंबर का प्रश्न है। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? प्रश्न समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दूसरी बार पढ़ लिया जाए? हाँ सर पढ़ लीजिए। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है, यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? पहली बार में प्रश्न फुल स्पीड में, दूसरी बार में प्रश्न रुक रुक करके, समझ समझ करके। इसका मतलब यह जो प्रश्न पूछा गया सर, हम लोग को समझ में आ गया, भाजक भागफल और शेषफल उसफल से प्रश्न पूछा गया है। तो अगर इस प्रश्न को कैसे सर लगा सकते हैं, तो अगर आप बचपन में सीखे होंगे भाग, भाग पढ़े होंगे, हाँ सर हम लोग भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं। देखिए भाग कुछ इस तरह से होती थी यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 में यहाँ पे 3 का भाग देना है, तो कितनी बार भाग जाती थी? एक बार। यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ पे जो ये इस तरह से होता था। तो जो जिसमें भाग दी जाती है उसको बोला जाता है भाज्य, ठीक है, और जिससे भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है भाजक। जितनी बार भाग जाती है उसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है वो होता है हमारा शेषफल। क्या होता है? शेषफल। अब आप कहेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं हमें, क्यों बता रहे हैं सर? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी पे प्रश्न लगेगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जिसमें भाग जाती है भाज्य, भाज्य जिससे भाग देते हैं भाजक, जितनी बार भाग जाती है भागफल, जो नीचे बचता है वो शेषफल होता है। इन चारों का आपस में एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, पता है कि नहीं? एक आइडेंटिटी होती है,
हाँ सर, पता है। कौन-सा भाई होता है, जैसे आपको भाज्य निकालना है, आप लोग चेक करते थे, हम लोगों को शिक्षक चेक कराते थे कि हमारी भाग सही नहीं है कि गलत है, ये कैसे चेक करेंगे? तो हम लोग भाग जब दिया जाता था लगाते थे और तुरंत चेक कर लेते थे कि हमारी भाग सही है कि गलत और ले जाकर के चेक कर लेते मतलब गुरुजी से चेक करा लेते थे हम लोग जो है। तो यहाँ पे देखिए भाज्य बराबर होता है एक फ़ॉर्मूला फ़ॉर्मूला याद नहीं करना है, भाज्य बराबर एक फ़ॉर्मूला होता है, पहले भाजक का भागफल में गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा। भाजक का भागफल में गुणा करके इसको शेषफल को इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है? तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। क्या होता है? भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस क्या होता है? शेषफल होता है, प्लस शेष होता है। ये सूत्र आपके पास है। ठीक है? जैसे मान लीजिए हमने भाग दिया 5 में 3 का भाग देना था, हम भाग दे दिए, हम चेक करना है हमारे भाग सही है कि गलत है। तो ये 5 को लाने के लिए पहले 3 का 1 में गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो जो आ जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैसे 3 का गुणा 1 में करिए, तो 3 एक कम कितना हो गया? 3। 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा और जब 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 आ जाएगा। इसका मतलब सही है। इसका मतलब सर इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ते हैं तो ये वाला आना चाहिए सर, ये वाला। तो ये वाला आ जाएगा तो हमारा सही हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी भाग सही है सर 3 गुणे 1 प्लस 2। सर इतना सब कुछ क्यों बता रहे हैं? इतना सब कुछ इसलिए बता रहे हैं कॉन्सेप्ट सीखिए। अब फटाक से इस क्वेश्चन को तो उड़ा देंगे। चुटकियों में उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे यहाँ पे। देखिए शानदार प्रश्न। हम्म, कह रहे हैं एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है, ये मिल गया। शेषफल कितना यहाँ पे है भाई? शेषफल हमारा यहाँ पे 5 दिया है। मिल गया? हाँ। अब पढ़िए उल्टा, शेषफल 5 है और पढ़िए यहाँ पे भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। ये जो भाजक है ना, ये भागफल का 5 गुना है, लेकिन यही वाला जो भाजक है शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का 2 गुना है। सर शेषफल हमारा 5 है और भाजक शेषफल का 2 गुना है। तो जैसे कह रहा वैसे लिख लीजिए ना। भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है, 2 गुना है। ठीक है? ये भाजक शेषफल का 2 गुना जो वहां दिया था हमने लिख लिया। शेषफल कितना है सर? 5 है। का मतलब यहाँ पे सर गुणा होता है। 2 गुना का मतलब 2 होता है। 3 गुना का मतलब 3 होता है। तो 5 दुना 10, हमारा भाजक हमको मिल गया 10। हमारा शेषफल हमको मिल गया 5, हमारा भाजक हमको मिल गया 10। ठीक है? हमसे क्या पूछा है? संख्या। संख्या निकालने के लिए जो भाज्य होता है यही संख्या होती है। यही क्या होती है? संख्या होती है। संख्या निकालने के लिए हमें कहीं से भाजक चाहिए, भागफल चाहिए, शेषफल चाहिए। तो सर शेषफल हमें मिला है। शेषफल 5 है सर। भाजक मिला? हाँ सर भाजक यहाँ पे मिल गया सर 10 है। अगर सर हमें कहीं से भागफल मिल जाता ना तो हमें संख्या मिल जाती। भाज्य का मतलब ही होता है संख्या, जो बीच में होता है वही क्या होता है? संख्या। भागफल कैसे आएगा? अब चेक करते हैं, यहीं पे कुछ होगा। भाजक भागफल का 5 गुना है। एक बार और बात इसने कही थी, भाजक भागफल का 5 गुना है। फिर से लिखते हैं यहाँ पे कि भाजक जो है भागफल का कितना गुना? 5 गुना है। ठीक है? चलिए तो भाजक मिल गया। हाँ सर भाजक 10 है, रख लीजिए। ठीक है? यहाँ कुछ नहीं तो बराबर रख लीजिए। भागफल तो लिख लीजिए भागफल हो जाएगा। का मतलब यहाँ पे गुणा हो जाएगा। 5 का मतलब 5, गुना का मतलब यहाँ पे गुणा हो गया। देखिए इधर ये 5 गुणे में इधर आएगा तो भागे में, तो 10/5 बराबर क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागफल। 5 दूना 10, यानी कि हमारा भागफल कितना हो गया? 2 हो गया। हाँ सर मिल गया। अब रख लीजिए, रख लेते हैं सर, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 10 दूना 20 और 5 25। हमारी संख्या कितनी आ गई? 25। किसी ऑप्शन में है? हाँ सर यहाँ पे दिया गया है सबसे बेस्ट ऑप्शन। देखिए इतना समझाने का मतलब सिर्फ एक हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि आप कॉन्सेप्ट सीखिए, प्रश्न को रटिए मत मेरे भाई, परेशान हो जाएंगे एग्जाम में। सिर्फ आप जाएंगे एग्जाम देंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी मेरी बातें आपको नहीं समझ में आ रही, आपको लग रहा है सर बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं। समय मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, एग्जाम आपको देना है, एग्जाम हॉल में आपको बैठना है। सिर्फ क्वेश्चन करा देने से कुछ भी नहीं होता है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सब लगा लेंगे आप। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। ठीक है? चलिए सर बहुत सारी बातें कर लिए सर, आगे बढ़ाइए ना सर। ये देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न, और इसको आपको लगाना है क्या हो जाएगा आंसर। हाँ, बढ़िया है, शानदार है। ठीक है? हाँ,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? प्रश्न समझ में आया? नहीं। एक बार फर्राटे तरीके से पढ़े, हाँ, अब रुक-रुक करके पढ़ेंगे, ठीक है? समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपको लगाना है। कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का योग। सर 5 है और क्रमागत है और संख्या है, योग मतलब जोड़ है, उसको जोड़ने पे 20 है सर। और पूछ रहा है कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? कहेंगे सर क्रमागत क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है निरंतर, ठीक है, चलने वाली। जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये क्रमागत संख्याएं हैं। जैसे मैंने बोल दिया 1 फिर 4, ये क्रमागत नहीं है। क्रमागत का मतलब पहली संख्या उसके बगल वाली संख्या, उसके बगल वाली संख्या, उसके बीच में अंतर 1 होना चाहिए। जैसे 1, 2, 3, 4। जैसे मैंने कह दिया 10 और 11, क्या ये क्रमागत संख्या है? हाँ, क्रमागत संख्या है, क्योंकि 10 के बाद 11 है। ठीक है, हाँ सर। लेकिन मैंने कह दिया 10 के बाद 15, क्रमागत संख्या है? नहीं है। तो क्रमागत का मतलब लगातार निरंतर होता है। तो यहाँ कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। क्या आपको पता है पांचों क्रमागत संख्या? नहीं पता है। तो अपने मन से आप क्या मानेंगे? अपने मन से सर यक्स मानते हैं। जब कुछ नहीं पता है, अज्ञात चीजें होती हैं, तो यक्स मानते हैं। बहुत पहले से सर मानते आए हैं गणित में पढ़ते-पढ़ते, ठीक है? तो यहाँ पे एक्स मान लेंगे पहली क्रमागत संख्या। तो उसके आगे वाली कौन होगी? 1 जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 1 है, इसके आगे क्रमागत संख्या क्या है? 2 है। ये 2 कैसे आता है? जब 1 में 1 जोड़ते हैं, जब 1 में 1 जोड़ते हैं तभी। अगली क्रमागत संख्या क्या है? 3 है। 3 कैसे है? जब 2 में 1 जोड़े। इसका मतलब सर क्रमागत संख्या लाने के लिए 1 जोड़ा जाता है। तो पहली क्रमागत संख्या सर ये, दूसरी क्रमागत संख्या सर x प्लस 1, तीसरी क्रमागत संख्या सर इसमें एक जोड़िए ना सर जल्दी से, x प्लस 1 है तो x प्लस 2 हो जाएगा। तीसरी क्रमागत संख्या यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो x प्लस 3। आप ये मत सोचिएगा कि सर सॉरी x प्लस पहली हो गई, यहाँ पे दूसरी हो गई और यहाँ पे आपकी तीसरी हो गई, ये आपकी चौथी हो जाएगी। सर चौथी है तो 4 जोड़िए। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में आ रहा है सर चौथी है तो 4 क्यों नहीं जोड़ रहे? ऐसा नहीं है। पहली तो यक्स है, एक ही ना जोड़ेंगे। चलिए पांचवी कितनी हो जाएगी? पांचवी सर हो जाएगी x प्लस 5 हो जाएगी। और कह रहा है कि जब इनको योग कर दिया जाता है, पांचों मिल गई ना, जब इनका योग किया जाता है तो ये 20 है। चलिए योग कर दिए, जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, बराबर 20 आ जाता है। समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए 1, 2, 3, 4, 5 कितने को एक्स है? 5 को एक्स है, 5 एक्स लिख लीजिए। अब जोड़ लीजिए, 1 और 2, 3, 3, 6, 6, 5, 11 प्लस क्या हो जाएगा? 11 बराबर क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। कहीं पे गलत हो गया क्या भाई? कहीं पे गलत हुआ क्या? 3 2 5, 3 2 5 और यहाँ पे 5, 10 और 1 11, ठीक है। चलिए इसे तो 5x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस यहाँ पे 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11। गलत तो हो ही गया है, गलत तो बिल्कुल हमने किया है। यहाँ पे देखिए x प्लस 3 के बाद x प्लस 4 होगा ना, तो 5 क्यों लिखे हैं? एक ही जोड़ेंगे ना, यही तो गलती हुई है। यहाँ पे देखिए 4 होगा, तो देखिए 2 और 1 3, 3 6 और 4 10 होगा। यहाँ पे 10 होगा, इधर जब घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? 20 में से 10 जाए तो 10, इधर 5 गुणे में उधर जाएगा तो भागे में 10/5, यानी हमारा हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? x का मान कितना हो गया? 2। तो पहली क्रमागत संख्या x थी, तो ये 2 हो जाएगी। दूसरी 2 और 1 कितना हो जाएगी? 3। तीसरी क्या? 2 2 4। फिर यहाँ पे 2 है, x की जगह 2 ही रखेंगे हर बार। 2 और 3 यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और 5, 2 और 4 6 हो जाएगा। देखिए 2 3 4 5 6, ये पांचों हमें क्रमागत संख्या। तो कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं को जोड़ के बताइए। तो हमें मिल गया है 2 और 3, 3 2 5, 5 और 4 9, तीन ही को जोड़ना था। इन तीनों को जोड़ करके पूछ रहा है। 3 2 5 और 4 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सॉरी सेकंड करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? हाँ सर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ विदाउट डिले। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। इसके बाद आपके पास अंतिम प्रश्न आपके पास है, ठीक है। मैं कितनी बार अपनी क्लासेस में बताता आया हूँ कि एक क्वेश्चन आपका आयत और वर्ग से फिक्स है एग्जाम में, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? एक बार पढ़ लिए? हाँ सर दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे, रुक रुक करके पढ़ेंगे। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का है। एक वर्ग है, इसके रूप में एक तार है, का क्षेत्रफल इतना है। एगो वर्ग बनाना है, तार से बनाना है। जैसे मैं आपको कुछ तार दे दूं और वर्ग बनाने के लिए कह दूं, तो लीजिए मान लीजिए आपके पास तार है और इससे वर्ग बनाना है। तो हाँ सर वर्ग बना लिए, ये हमने सर वर्ग बना लिया। इस तार से आपने इस वाले जो तार था, इससे आपको मोड़ करके आपने वर्ग बना लिया। तो कह रहे हैं कि
144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। जब इस तार को आप मोड़ करके बनाते हैं तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या है, जो स्थान घेरता है, तो ये जो है कि ये क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल दिया है, ये क्षेत्रफल जो है 144 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दिया है। ठीक है? यहाँ पे दे रहा है इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। अब इसी तार को, जो ये तार था, इसी से एक आयत बनाना है। तो आयत बनाने के लिए क्या होता है कि आमने-सामने की भुजा बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है, चारों ये और ये। लेकिन आयत में क्या होता है, आयत ये वर्ग आपने बनाया है, अब आयत बनाना आपको है। जब आयत बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा आपका, थोड़ा सा सीधे बनाते हैं। ठीक है, ये आपका आयत है, तार से आपने आयत बना लिया। ठीक है, तो कह रहा है कि आयत के रूप में जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, इसकी जो लंबाई है ना यहाँ पे, ये 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा आपको बताना है। यहाँ पे क्या पूछा है, एक बार पढ़ लेते हैं। एक वर्ग के रूप में तार इतना क्षेत्रफल घेरती है, यदि इस तार को एक आयत के रूप में घेरा जाए जिसकी लंबाई इतनी है, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा। अब बात, प्रश्न को समझिए। एगो तार है जिससे वर्ग आपने बनाया, इस तार को मोड़ करके, तो इसका क्षेत्रफल ये है। और इसी तार से जब आप आयत बनाएंगे तो कह रहा है इसकी लंबाई इतनी है, तो ये कितना क्षेत्रफल घेरेगा, ये पूछ रहा है। ये कितना क्षेत्रफल घेरेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है। तो बताइए आप हमको ध्यान से एक चीज समझिएगा, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला सर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। सर लंबाई दिया है सर, हाँ सर, कहीं से अगर हमको चौड़ाई मिल जाती तो हमारा क्षेत्रफल आ जाता। यही तो पूछा था, कितना क्षेत्रफल घेरेगा आयत। ठीक है, तो कहाँ से आएगा, इससे आएगा, इसी से कुछ करेंगे तभी आएगा। ठीक है, इसलिए तो इसको दिया है उसने। ठीक है, चलिए देखिए कैसे लगाएंगे यहाँ पे इस प्रश्न को। यहाँ पे देखिए दिया वर्ग का क्षेत्रफल जो है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 144 ये दिया है, लेकिन आपको क्या पता है फार्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है। हाँ सर पता है, याद है सर। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है सर भुजा का स्क्वायर। तो जहां पे ये क्षेत्रफल है, यहाँ पे भुजा का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 144। हमने बताया है कि जैसे इसके ऊपर से ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में बंद हो जाएगा। तो भुजा बराबर हो जाएगी यहाँ पे रूट में 144, यानी कि जब ये बाहर निकलेगा तो ऐसे हो जाएगा, 12 इंटू 12 लिख सकते हैं। तो 2 बार हो जाएगा, तो एक बार यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो भुजा इसकी कितनी आ गई, 12। ठीक है, भुजा कितनी आ गई, साइड से इसकी 12 आ गई यहाँ पे। एक चीज आपको ये समझना होगा, ध्यान से एक चीज जानना होगा आपको, कि भुजा इसकी आ गई है 12। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बात उसने बताई है कि यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई इतनी इतनी है, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, जो तार था इसी तार से वर्ग भी बनाया गया, इसी तार से आपका आयत भी बनाया गया मोड़ करके। जितना तार ये था उतने ही तार ये लगा है कि नहीं, उतना ही तार इसमें भी लगा है। बस केवल ये वर्ग बना दिया गया, ये आयत बना दिया गया, फर्क यही है, बस शेप में आकृति में चेंज है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका परिमाप और इसका परिमाप आपस में बराबर होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। परिमाप क्या होता है, जैसे एक बिंदु से आप चले, जहां से चले तो वहीं पे पहुंच गए तो उसका परिमाप होता है। यहाँ से आप चले थे यहीं पे पहुंच गए तो इसका परिमाप है। तो जितना तार ये है उतना ही तार ये है। तो गणित की भाषा में इसको परिमाप कहेंगे, इसको परिमाप, इसको भी क्या कहेंगे, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो इसके जो सर परिमाप का फार्मूला होता है 4 इंटू भुजा होती है। क्या होती है, 4 इंटू भुजा होती है। तो सर 4 हो जाएगा, 4 इंटू यहाँ पे इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 12। तो इसका परिमाप कितना आ गया, 48 आ गया। इसका परिमाप कितना आ गया, 48 आ गया। आयत का परिमाप सर निकाल लीजिए। तो इसके जो परिमाप का फार्मूला होता है, इसके परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अच्छा आप कहेंगे सर दोनों का परिमाप आपस में बराबर होगा क्या, हाँ बराबर होगा। यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा, वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। ऐसा क्यों, भाई दोनों में तो सेम तार लगे हैं, सेम तार, ये तार सेम है, ये तार सेम है, तो परिमाप बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग का परिमाप हमारा आ गया, देखिए कितना है, 48 है। और इधर आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे देखिए दो गुणे में इधर है, तो यहाँ पे आ जाएगा बटे भागी में आ जाएगा। लंबाई दिया है सर आयत की 16 दिया है, तो यह 16 रख लीजिए प्लस बी हो जाएगा। 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4, 2 चौको 8, यहाँ पे 24 हो जाएगा। प्लस 16 इधर इधर आएगा तो माइनस 16 हो जाएगा, बराबर बी हो जाएगा। तो बी बराबर हमारा 8 आ जाएगा। हाँ सर चौड़ाई सर मिल गई, यही तो चाहिए थी हमको, बस रख लीजिए यहाँ पे 8।
गुणा कर लीजिए 8 छक 48, 8 चार 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में यहाँ पे दिया गया है। कुछ नहीं करना है, बस आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, बस इसी में खेल खेला गया है, गेम है, और इसी तरीके से आप लगा लेंगे। शानदार क्वेश्चन था, समझ गए होंगे। हाँ सर, एकदम अंतिम प्रश्न, और इस तरह का प्रश्न आता है तो मैं आपको बता दूं, दो तरीके से आप लगा सकते हैं इसको, है ठीक है। जब भी भिन्न का सवाल आएगा, आप दो तरीके से इसको लगा सकते हैं। 1 मिनट भाई। चलिए, देखिए यहाँ पे पूछा गया है, अंतिम प्रश्न है क्लास का 2021 सेटेट पेपर का, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पे है। तो जब भी प्रश्न में भिन्न दे दिया जाए 5-6 को, और आपसे पूछा जाए इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी है, तो दो तरीके से। पहला तरीका क्या है, आप एलसीएम ले लिया करिए, ठीक है। जैसे जितनी भी भिन्न दे दिए हैं, 6, 4, 2, 3, 5, जैसे भिन्न का जोड़ और घटाना आप लगाते थे, तो नीचे हर का एलसीएम लेते थे कि नहीं लेते थे, तो इसका आप एलसीएम लेकर के लगा सकते हैं। लेकिन अगर भिन्न आपको देखने में बहुत सिंपलेस्ट लग रही है, तो पहला तरीका है, आप उससे भी लगाएंगे, जैसे एलसीएम लेकर तभी आ जाएगा। दूसरा तरीका सीख लीजिए, भाग दे लिया करिए, दशमलव में बदल लिया करिए, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे अच्छा तरीका यही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 में 6 का भाग देना है, तो सबका देखिए हम अलग-अलग भाग देते हैं। यहाँ पे 5 में जो है कि 6 का भाग दे दीजिए, फिर इधर क्या है 3 में यहाँ पे 4 का भाग दे दीजिए, और इधर क्या है 1 में आप 2 का भाग दे सकते हैं, और इधर आप जो है 2 में आप 3 का भाग दे सकते हैं, और इधर आपका जो है आप 3 में 5 का भाग दे सकते हैं। तो आप ओरली भी भाग देख सकते हैं। मैं तो यहाँ पे भाग दे के आपको बता रहा हूँ, आप मुझबानी भी भाग देख सकते हैं, ठीक है? दे सकते हैं भाई, इतना आप सक्षम हैं। यहाँ पे देखिए भाग नहीं चाहते तो दशमलव बढ़ा लेते हैं। दशमलव बढ़ाते हैं कि नहीं? हाँ सर, बढ़ाते हैं। तो जब बढ़ाते हैं तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब 6 बटे 48 हो जाएगा। मिनिमम 2 बार ले जाया करिए। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो जी 0.83 आ गया। इसके जगह कितना आ गया भाई? इसके जगह आ गया 0.83। इस वाले की जगह 0.83। इसमें भाग लेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ पे 2 बचेगा। दशमलव बढ़ा लिए हैं तो 0 एकदम फ्री है, जितना मन को उतना बढ़ाइए। 0 बढ़ा लीजिए, 4 5 20। इसको जब भाग दिए सर, यहाँ पे भाग दिए तो यार 0.75 आया। आया ना? हाँ सर। जब इसमें भाग देना है, नहीं जा रहा है, दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ा दिए, 2 5 10 हो जाएगा। कट गया, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। जब इसमें भाग दिए तो यार 0.50 आया, ठीक है। अब यहाँ पे 2/3 है, भाग दे लीजिए, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाइए, 3 छक 18 हो जाएगा। 2 बचा सर, फिर 0 बढ़ाए, 3 छक 18 हो जाएगा। सर ये आ गया 0.66 आ गया इसके जगह। अब इसमें भाग दे लेते हैं, यहाँ पे दशमलव बढ़ा के 0, 5 छक 30 हो जाएगा, कट गया है कैंसिल, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0.60 है। तो इतना आपको सब कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना है। मैं तो आपको बताने के लिए समझा रहा हूँ ना। आप डायरेक्ट भाग दीजिए, यहाँ पे 6/48 फिर 3, इस तरह से भाग दीजिए। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे बड़ी, बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है? दशमलव। यही सबसे बड़ा दशमलव है, तो यही वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 5/6 सबसे बड़ी है, तो 5/6 इसमें भी है, 5/6 इसमें, यहाँ 3/4, ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। इसके बाद कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी, तो 0.8 के बाद यहाँ पे 0.7 है, ये दूसरी सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 5/6 के साथ 3/4, यहाँ पे 5/6 के साथ 3/5, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार सेशन था। इस तरह के ही प्रश्न आएंगे आप एग्जाम में। आप 8 फरवरी के दिन देखिएगा, इस तरह के प्रश्न नहीं आए तो कहिएगा। सबसे बड़ी से भिन्न, सबसे छोटी भिन्न से आ सकता है, आयत वर्ग से प्रश्न आ सकता है, पेडागोजी में जो आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको, हर क्वेश्चन को आप कर लेंगे। बस मेरे साथ 15 से 20 दिन तक आप जुड़े रहिए, क्लास में सब क्वेश्चन आप करेंगे। बस मेरी प्लीज आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ये सेशन आपको पसंद लगा हो तो अपने ग्रुप्स में जितना आप शेयर कर सकते हैं। आप मेरे लिए इतना आप तो कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा आप लोग। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं, बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।